ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में देश दुनिया की बड़ी खबरों का वक्त हो गया है, वो भी हमारे फील्ड रिपोर्टर्स के साथ। जातिगत गणना पर संघ ने क्या इशारा दिया? सैलाब का साउथ ब्लॉक कितनों की जिंदगी लील गया? कास्टिंग काउच पर केरल कांग्रेस में कलह कैसे मच गई है? वेब सीरीज पर सरकार ने किसे तलब किया? अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के दोस्त को किसकी आवाज सुनाई दी? सब बताएंगे, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शुरू हो गया है ध्रुवीकरण का खेल। भड़काऊ भाषण के मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। संविधान की शपथ लेकर विधायक बने नितेश राणे चुनावी मौसम आते ही एक मजहब के लोगों को खुलेआम धमकाते दिखे। अहमदनगर में ये रैली सरला द्वीप के महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में की गई थी, जिन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। तो अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कनकवली से बीजेपी विधायक नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। नितेश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए हैं। उन पर अहमदनगर के तोफखाना और श्रीरामपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। नितेश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। जब तक ये दंगे नहीं करते, चुनाव को सामने नहीं जा सकते। इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये राणे नितेश अनाप शराब बकवास की, इन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। नितेश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वक्त में ये हेट स्पीच दी है जब एनडीए सरकार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से घिरी हुई है। बुलडोजर एक्शन पर अब गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा लड़के की गलती पर पिता का घर गिरा देना सही नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो, किसी अपराध की वारदात पर बुलडोजर से आरोपी का घर गिरा देना शायद आगे इतना आसान न हो। सुप्रीम कोर्ट को ये उचित नहीं लगा कि किसी अपराध का आरोपी होने के चलते किसी का घर गिरा दिया जाए। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर कुछ दिशा निर्देश तय करने की जरूरत है। हम भी अवैध निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन किसी लड़के की गलती के चलते उसके पिता का घर गिरा देना सही नहीं है। जिस पर अवैध निर्माण करने का आरोप हो उसे नोटिस भेजकर जवाब और अपील का मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी बच्चे के पिता का घर बुलडोजर से ढा देने के मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वो इस पर वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को सुझाव दें। उन सुझावों को देखने के बाद बुलडोजर एक्शन पर देश भर के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें एक ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको रिमूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। क्या जाति जनगणना के पक्ष में है आरएसएस? आरएसएस ने आज जो संकेत दिए हैं उससे तो यही मायने निकाले जा रहे हैं। आरएसएस ने जाति जनगणना पर आज अपना रुख साफ कर दिया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उससे ये संकेत मिले हैं कि संघ भी जाति जनगणना से सहमत है। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste should be dealt very seriously. Earlier also it has taken, so it can take it, no problem. It should be only address the welfare of those communities and caste. तो आरएसएस सपोर्ट में भी दिख रहा है, लेकिन जाति जनगणना के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर संघ ने आगाह भी किया है। कांग्रेस इसे आरएसएस का जाति जनगणना विरोधी बयान बता रही है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। आरएसएस का कहना है जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। जो समाज को तोड़ते रहे हैं वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है। बीजेपी का पार्लियामेंट कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। राहुल गांधी भी बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी।
दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने गलत तरीके से अर्जिताए से जमीनें खरीदी और बेची। ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर आज सुबह सुबह धमक गई। अमानतुल्लाह खान से लंबी पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ तीन एजेंसियों की जांच चल रही है। सबसे पहले 2016 को सीबीआई ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 नियुक्तियों में गड़बड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया। फिर एसीबी ने साल 2022 में 2 मामलों में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों और वक्फी जमीन के दुरुपयोग के आरोप थे। उन दोनों मामलों में अमानत की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप है। ईडी ने इसी साल जनवरी में 5000 पेज की चार्जशीट दायर करके अमानतुल्लाह खान को आरोपी बनाया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव के ठीक पहले दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है। दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी को आधार बनाकर दी जमानत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। राहुल गांधी और दूसरे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले जम्मू कश्मीर की बची हुई 29 सीटों पर मंथन किया। सीईसी में मंथन के बाद कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। सभी 6 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए हैं। कांग्रेस सीईसी के दूसरे सेशन की बैठक में हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी सोमवार को 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। ज्यादातर मौजूदा विधायकों को एक बार फिर मौका मिल सकता है। 49 सीट्स को हाथ में लिया गया था, उसमें से 34 जो है क्लियर हो गई, उसमें से 22 जो है एमएलए की सीट भी क्लियर हो गई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार को भी होगी। कल हरियाणा की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली। बोले, सदस्यता कोई कर्मकांड नहीं बल्कि परिवार का विस्तार है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के पहले सदस्य बने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। पीएम मोदी बोले, सत्ताधारियों का जुल्म सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जब संसद में हमारे 2 सदस्य थे, तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था। बीजेपी ने सदस्यता अभियान ऑनलाइन मोड के जरिए शुरू किया है। कोई भी शख्स 88000242 पर मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन कर बीजेपी का सदस्य बन सकता है। 1980 में अस्तित्व में आई बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विजयवाड़ा और गुंटूर जलमग्न हो गए हैं। हजारों की तादाद में लोग राहत शिविर पहुंचाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का ये हाल है। सड़कें, गलियां सब पानी में डूब गए हैं। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। लोग कमर भर पानी से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। विजयवाड़ा के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया। यहाँ 2,50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को निकाल रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। राहत और बचाव के काम पर सीएम की नजर है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया है। बोट्स और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। विजयवाड़ा गुंटूर नेशनल हाईवे और विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे भी बाढ़ से प्रभावित है। भारी बारिश की वजह से बूढ़ामेरू नदी उफान पर है। करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा पीएम मोदी ने दिया।
तेलंगाना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, खम्मम में 100 गांव पानी में डूबे। रेल की पटरी हवा में लहरा रही है, पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई है, बस पानी दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हालात को बयान करने वाली ये तस्वीर महबूबाबाद से आई है। केसु समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से तबाह हो गया। यहाँ कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। सिर्फ महबूबाबाद में ही ऐसे हालात नहीं है, सूर्यापेट, भदाद्री कोतागुड़म जैसे कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। खम्मम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ मुनेरू नदी उफान पर है। भारी बारिश से पलेर जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। खम्मम के 110 गांव बाढ़ की चपेट में है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अफसरों के साथ बैठक की। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की जानकारी ली। लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया। हर ऑफिसर, चाहे वो जिले के ऑफिसर हो, राष्ट्र के सरकार की ये बड़े सीनियर ऑफिसर है, किसी हाल में ये कॉमन मैन हमारी तरफ से वो प्रॉब्लम नहीं आना, ऐसा एक्शन लेने के लिए कहा था। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव है। मेडिकल सर्विस भी अलर्ट पर है। तेलंगाना में आफत की बारिश में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव। खरगोन की कुंदा नदी उफान पर, शिप्रा का जल स्तर बढ़ा, कई डैम के गेट खोले गए। लगातार हो रही बारिश से खरगोन में कुंदा नदी उफान पर है। उफनती कुंदा नदी का पुराना पुल डूबने के कगार पर है। खतरे को देखते हुए पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। बाढ़ का पानी किनारे बने गणेश मंदिर तक पहुंच चुका है। आसपास के लोग नदी को देखने पहुंच रहे हैं। नदी किनारों पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तैनात है। गणेश मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। कुंदा नदी से लगा लिंक रोड पानी में डूब चुका है। बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ भुसावल रोड पर भोगा नाला भी उफान पर है। नाले के उफान से आसपास की कई सड़कें डूब चुकी हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश के कारण खरगोन में सभी स्कूलों में छुट्टी रही। उज्जैन में शिप्रा का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के घाट डूब गए हैं। नदी किनारे बने मंदिर भी जलमग्न हैं। शिप्रा किनारे पुलिस की तैनाती की गई है। शिप्रा नदी के आसपास के जो घाट हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि कोई भी श्रद्धालु घाट पर प्रवेश नहीं कर सके। सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं को घाटों पर नहीं जाने दिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जलाशय ओवरफ्लो हो रहे हैं। नर्मदापुरम में तवा बांध के 3 गेट खोल दिए गए। भोपाल के कोरबा डैम के भी 3 गेट खोल दिए गए। उज्जैन के गंभीर नदी के 2 गेट खोलना पड़े। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी का कहर, पक्का मकान नदी में बहा। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइड। चंद सेकंड में पक्का मकान तेज रफ्तार नदी के बहाव में बह गया। ये डराने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। निगासन इलाके ग्रांट नंबर 12 गांव में शारदा नदी के कटान की चपेट में पक्का मकान आ गया। चंद सेकंड में मकान ने जल समाध ले ली। यहाँ सैकड़ों बीघा जमीन शारदा नदी के कटान में आ चुकी है। लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीरें कटरा से आई हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पैदल मार्ग पर हिमकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ। जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ वो जगह पंछी हेलीपैड के नजदीक है। लैंडस्लाइड की खबर मिलते ही रिलीफ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। यहां फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया। इस रूट से यात्रा रोक दी गई। पुराने पारंपरिक रूट से यात्रा जारी है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 श्रद्धालु जख्मी हो गया। दिल्ली में कई इलाकों में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाके में सड़कों पर पानी भर गया। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। सत्य निकेतन बस स्टैंड के पास जल भराव के कारण सफदरजंग से धौला कुआं की ओर जाने वाले रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। मोतीबाग में भी जाम लगा। दिल्ली में जाम में फंसे लोग घंटों परेशान हुए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। कनाडा में मशहूर पंजाबी गायक एपी डिलॉन के घर के बाहर फायरिंग का शक गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पंजाबी सिंगर एपी डिल्लो के घर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति पिस्टल के साथ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। गोलियों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है।
कनाडा के वैंकूवर विक्टोरिया आइलैंड में एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ही एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग कराई है। कनाडा में इससे पहले भी पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल और पंजाबी सिंगर करण औजला के घर पर फायरिंग हो चुकी है। दोनों बार फायरिंग का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग पर लगा है। पिछले महीने एपी ढिल्लों का नया गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ था। गाने में फिल्म स्टार सलमान खान और संजय दत्त नजर आए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का आरोप है। जापान के बाद अब फिलिस्तीन में भी चक्रवाती तूफान का कहर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आए लोग, अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कमर तक पानी में डूब चुका ये उत्तरी फिलीपींस का काइंटा इलाका है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सब कुछ तैरने लगा। घर का सामान हो या फिर गाड़ियां, सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर इसी तरह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों के घरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। जिन्हें बाहर निकालना है वो नाव पर सवार हो रहे हैं। जो घर नहीं छोड़ना चाहते उन्हें खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पता चला है कि यागी तूफान राजधानी मनीला से उत्तर पूर्व की तरफ क्विजोन प्रोविंस की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की रफ्तार 115 किलोमीटर घंटे बताई जा रही है। इस दौरान जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह पहाड़ भी दरक गए। मनीला एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी में स्कूल बंद कर दिए और लोकल फ्लाइट्स को भी अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। एजेंसियों का कहना है कि मारिकीना नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तूफान को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि कुछ बोट्स में अब भी 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स के फंसे होने की बात सामने आई है। जून से अक्टूबर तक फिलीपींस में हर साल करीब 20 तूफान आते हैं, जिसकी वजह से दर्जनों लोग मारे जाते हैं। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होता है। यूपी के मुरादाबाद में एक आशिक ने आशिकी की सारी हदें पार कर दी। बुर्का पहनकर प्रेमिका के मोहल्ले में पहुंच गया। शख्स की मर्दाना चाल देखकर लोगों को शक हुआ। नकाब हटाया तो सभी हैरान रह गए। बुर्खे में कोई महिला नहीं बल्कि हट्टा कट्टा शख्स था। शख्स से सवाल जवाब हुए। आधार कार्ड मांगा गया। युवक ने अपना नाम चांद उर्फ भूरा बताया, लेकिन आधार कार्ड से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई भी कर दी। इसी दौरान युवक की तलाशी ली गई तो तमंचे की शेप का लाइटर मिला, जिसके बाद भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। 2 दिन पहले जौनपुर कचहरी में नाबालिग लड़की बुर्खे में प्रेमी से शादी करने पहुंच गई थी। मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की सरकार कल लाएगी एंटी रेप बिल। जहां एक और आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में प्रोटेस्ट थम नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। पहले पुलिस के लगाए बैरिकेड हिलाए, फिर बैरिकेड तोड़ डाले। प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज भी कर दिया। ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की तस्वीरें हैं। बीजेपी ने कूच बिहार में भी प्रोटेस्ट किया। यहां निशित प्रामाणिक सहित अन्य कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता की वारदात के खिलाफ बीजेपी ने सिलीगुड़ी के एसडीओ ऑफिस में प्रोटेस्ट किया। जगह जगह हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के अलावा कोलकाता में आज सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने एक बड़ा मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग की और कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार तक मार्च निकाला। पुलिस ने लोहे के खंभे से बैरिकेडिंग करके डॉक्टरों के मार्च को यहां रोक। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार नया बलात्कार विरोधी बिल लाने वाली है, जिसमें बलात्कार की सजा उम्र कैद होगी। हमले में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु दंड का प्रस्ताव किया जाएगा। इसी मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के चारों ओर शिकंजा कस रही है सीबीआई।
यूपी सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट किया। धक्का मुक्की हुई, खींचतान हुई, जोर आजमाइश हुई। जब प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस के पसीने छूटने लगे तो एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठी लेकर टूट पड़ा। उसने एक ही लाठी भांजी थी कि वहां खड़े इंस्पेक्टर ने उस सिपाही की गर्दन पकड़कर उसे अलग किया और सबके सामने फटकार लगाई। ये लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में पोस्टर, बैनर, हैंडबिल लेकर प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे। इसी दौरान पुलिस ने उनको हटाने के लिए खासी जोर आजमाइश की। ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पुरानी चयन सूची को रद्द करने और 3 महीने के भीतर नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया। केरल में कांग्रेस की नेता सिमी रोजवेल जॉन के बयान पर हड़कंप, पार्टी में कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। बीजेपी ने उठाए सवाल। पार्टी में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। गरिमा और गर्व के साथ जीने वाली महिलाएं इस पार्टी में काम नहीं कर सकती हैं। सिमी रोजवेल जॉन के बयान के बाद केरल से दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। केरल कांग्रेस ने सिमी रोजवेल जॉन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस एक्शन से सवाल नहीं थमे। दिल्ली में जब केरल से आने वाले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से सवाल पूछा गया तो वो पहले बोलने से बचे, फिर कहा प्रदेश कांग्रेस ने जवाब दे दिया। बीजेपी के सवाल के लिए आंसर दिया केरला पीसीसी दिया। सिमी रोजवेल के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सिमी रोजवेल के बयान के बाद बीजेपी अटैकिंग मोड पर है। बीजेपी पूछ रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी में महिला की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। दिस इज अ वेरी 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 शेमफुल एग्जांपल of what the Congress really is. The Congress party, Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi, before the elections they will talk about women's safety and violate it every day after elections. सिमी रोजवेल जॉन ने एक लोकल टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बात कही थी। पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं की आवाज बनकर गलती कर दी। गाजा में सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान और वेस्ट बैंक में छठे दिन भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी किया। एरियल स्ट्राइक्स की ये तस्वीरें साउथ लेबनान से आई। इस बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तायर हरफा इलाके को टारगेट किया। इनपुट सटीक था, इसीलिए हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने की बात दोहराई। हमले की डिटेल सामने भी नहीं आई थी कि इजरायल ने एक और वीडियो अपलोड किया। इस बार डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के लड़ाकू के खिलाफ सबसे खतरनाक ऑपरेशन चलाया। तायर हरफा के साथ यारौन, आयता अशाब, हानीन जैसे इलाकों में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजरायल का ये एक्शन हिजबुल्लाह के हमले का जवाब था। दरअसल हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजरायल के कफाल युबाल में 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट डाले। इस रॉकेट अटैक में इजरायल ने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायल ने हमास के लड़ाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा। ये दावा किया गया कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में मोहम्मद अल इसूद नाम का कमांडर मारा गया। बताया गया कि ये शख्स पहले फिलिस्तीन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा था। इसके अलावा जूडिया इलाके में भी डिफेंस फोर्सेस के ग्राउंड ट्रूप्स एक्टिव नजर आए। गाजा में लाखों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है, इसीलिए यूएन की अपील के बाद दोनों में सीजफायर तय हुआ है। सीजफायर के बीच इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाने की मांग की। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड नजर आएंगे, क्योंकि तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच 3 दिन का सीजफायर है। इसी बीच इजराइल की जनता का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि हमास की सुरंगों से 6 और इजरायली बंधकों के शव बरामद हुए थे। लोगों का कहना है कि अब बहुत हो गया। 11 महीने से जारी ये विध्वंस रुकना चाहिए। इजरायली सरकार और सेना को बाकी बचे 101 बंधकों को सही सलामत वापस लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रदर्शन की आंधी सुनामी में तब्दील हो जाएगी।
कई लोगों का यह भी मानना है कि इतनी लंबी वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का, देश के रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है। इस दौरान इजरायली आर्मी ने भी जनता के सामने खुलकर अपनी बात रखी। सेना ने बताया कि बंधकों को छुड़ाने में मुश्किलें आ रही हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए हमास के साथ डील ही आखिरी विकल्प है। जनता के इस विरोध प्रदर्शन को इजराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन से भी सपोर्ट मिला है। हड़ताल की वजह से इजराइल के बैंकिंग, हेल्थ केयर और एयरपोर्ट ऑपरेशंस पर भी असर पड़ेगा। क्या यूक्रेन वॉर में रूस ने अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपाए हैं? इंडिपेंडेंट रशिया मीडिया के मुताबिक रूस के 66,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खार्किव हो या फिर कुर्स्क या फिर डोनेस्क, रूस और यूक्रेन के बाद हवाई हमले, आर्टिलरी स्ट्राइक और ड्रोन अटैक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिना रुके, बिना थके 920 दिनों से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी सटीक कैजुअलिटी फिगर बताने को तैयार नहीं। कीव कहता है कि रूस को 6 लाख से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ, जबकि रूस कहता है कि यूक्रेन के लाखों सैनिक मार गिराए। अब इंडिपेंडेंट रशियन मीडिया आउटलेट मीडिया जोना ने अप्रैल तक और अप्रैल से अगस्त तक के आंकड़े जारी किए। मीडिया आउटलेट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन अगले 4 महीनों में रूस के 16,000 और सैनिक मारे गए। यही नहीं, पिछले 1 महीने में 4,600 रूसी सैनिकों ने बैटलफील्ड में जान गंवाई। कहा यह भी जा रहा है कि लिस्ट में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मौत के आंकड़े को पब्लिक नहीं किया गया। रिपोर्ट कहती है कि 12,000 तो वो रूसी मारे गए जिन्हें पुतिन ने जेल से निकालकर वॉर जोन में भेजा था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 तक 5,937 सैनिकों ने जान गंवाई। इधर जेलेंस्की ने 6 महीने पहले अपने सैनिकों की मौत के फिगर जारी किए थे। तब बताया गया था कि रूस के साथ लड़ते हुए 31,000 यूक्रेनी सैनिकों ने जान गंवाई। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों को अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। क्या अंतरिक्ष में हम अकेले नहीं हैं? सवाल एक बार फिर सामने आया, क्योंकि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इस आवाज को सुनकर अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की नींद उड़ी हुई है। ना तो चैन से सो पा रहे हैं और ना ही किसी और एक्टिविटी में ध्यान लग रहा है। दरअसल सुनीता विलियम के साथ गए बुच विल्मोर को सबसे पहले ये आवाज सुनाई दी थी। विल्मोर ने फौरन धरती पर मिशन कंट्रोल को ये आवाज रेडियो सिग्नल के जरिए भेजी। पहली बार में आवाज नहीं पहुंची, लेकिन बाद में बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। ये आवाज उसी स्पेसक्राफ्ट से आ रही है जो जून 2024 में सुनीता और विल्मोर को लेकर अंतरिक्ष गया था। अब हैरानी की बात यह है कि इस कैप्सूल के अंदर कोई नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। गड़बड़ी के चलते अब ये ऑटो पायलट मोड पर अकेले ही धरती पर लौटेगा। इसी की वजह से सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी अगले साल तक टल गई है। इन रहस्यमयी आवाजों को लेकर नासा ने जांच का भरोसा दिया है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अपनी मां से बात भी हुई है। अब दोनों एस्ट्रोनॉट्स की फरवरी 2025 में वापसी होगी। पाकिस्तान से संबंध बढ़ा रहा बांग्लादेश क्या भारत से सारे संबंध तोड़ लेना चाहता है? सवाल इसलिए क्योंकि यूनुस सरकार भारत से पुराने कई सारे समझौते रद्द कर सकती है। हिंसा और अस्थिरता का शिकार बांग्लादेश अपनी कब्र खुद ही तैयार करने में जुटा है। जिस वक्त अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली रोज नई बातें सामने आ रही हैं, कब यूनुस सरकार इंडिया के साथ रिश्तों को लेंस के साथ देखने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कह दिया, अगर उनकी सरकार को ये लगता है कि समझौते बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं है तो इन्हें रद्द किया जा सकता है। ये वो समझौते हैं जो शेख हसीना की इंडिया विजिट के दौरान ढाका और दिल्ली के बीच साइन हुए थे। इसमें सबसे चर्चित रेल ट्रांजिट समझौता था। समझौते के मुताबिक भारत बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रेल से यात्रियों और सामानों को एक से दूसरे हिस्से में भेज सकता है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें लगातार सिर उठा रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को हसीना सरकार गिरने के बाद से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के 49 टीचर्स को रिजाइन करने के लिए मजबूर भी किया गया। वहीं खुद यूनुस सरकार ने कहा है कि 5 अगस्त के बाद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को लूटपाट, महिलाओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घर दुकानों में आगजनी और हत्याओं जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। भारत बांग्लादेश समझौते का विरोध खालिदा जिया की पार्टी ने भी किया था। तब कहा गया था कि भारत की जो ट्रेन्स बांग्लादेश में आएंगी वो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। क्या जर्मनी की सियासत में विश्व युद्ध का दौर वापस लौट रहा है?
जर्मनी में करीब 8 दशक बाद दूर दक्षिणपंथी पार्टी ने राज्य का चुनाव जीता। जर्मनी की गलियों में ये जश्न अलग है, साथ ही जर्मनी के सियासतदानों के लिए चिंता का बड़ा कारण भी, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी की एंटी इमिग्रेशन पार्टी ने राज्य के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल जर्मनी की फार राइट पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD ने थुरिंगिया प्रांत में जीत दर्ज की है, वो भी 1/3 वोटों के साथ। यानी ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। जब नतीजे सामने आए तो ये पार्टी वहां की कंजर्वेटिव पार्टी से 9 पॉइंट आगे थी। चुनाव में एक मशहूर वामपंथी नेता की नई पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार में शामिल दलों के लिए नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। ओलाफ शोल्ज ने इन रिजल्ट्स को निराशाजनक बताया, जबकि वामपंथी संगठनों ने सड़क पर जाकर प्रदर्शन किया। एक और स्टेट इलेक्शन में AfD कांटे की टक्कर दे रही है। जर्मनी की गठबंधन सरकार में शामिल ग्रीन्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 1949 के बाद एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी राज्य की संसद में मजबूत ताकत के रूप में उभरी है और इससे कई लोगों में गहरी चिंता एवं आशंका पैदा हुई है। जर्मनी की फार राइट पार्टी का चुनाव जीतना चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसी विचारधारा से हिटलर ने यहाँ एक छतर राज किया था और अपनी नीतियों की वजह से दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला था। साउथ अफ्रीका अपने एक द्वीप को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा है। वजह बेहद दिलचस्प है। गजब की कुदरती खूबसूरती वाला ये मेरियन द्वीप है। 25 किलोमीटर लंबे और 17 किलोमीटर चौड़े इस द्वीप पर अल्बाट्रोस पक्षी रहते हैं, लेकिन अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिसकी वजह है चूहे। असल में मेरियन द्वीप पर मौजूद अल्बाट्रोस और अन्य समुद्री पक्षियों को चूहे जिंदा खा रहे हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। सर्दियों में चूहों पर हमले कर बम बरसाने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि तब चूहे सबसे ज्यादा भूखे होते हैं। आइलैंड पर कीटनाशक युक्त छर्रों से बमबारी की जाएगी ताकि सभी चूहे खत्म हो जाएं। चूहों के खात्मे के लिए मिशन का नाम माउस फ्री मेरियन प्रोजेक्ट रखा गया है। चूहों से पूरी दुनिया परेशान है। मुंबई में तो बाकायदा रेड किलर्स की भर्ती की जाती है। हर चूहे को मारने पर 23 रुपए का पेमेंट दिया जाता है। रूस की एक व्हेल की मौत ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये कोई आम व्हेल नहीं बल्कि रूस की जासूस मानी जाती थी। रूस की जासूस व्हेल का नाम व्लादिमीर था, जिसकी लाश नॉर्वे के तट के पास मिली। 14 फीट लंबी इस व्हेल की उम्र लगभग 15 साल थी। वजन 1225 किलो था। इसके शव को क्रेन से निकाला गया था। अभी मौत की वजह का पता नहीं चला है, मगर आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी नाव की टक्कर से मौत हुई होगी। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस व्हेल के बारे में दुनिया को पहली बार 2019 में पता चला था, जब इसे रूस से 415 किलोमीटर दूर नॉर्वे के एक द्वीप के किनारे देखा गया। व्हेल के गले में एक पट्टा देखा गया था, जिस पर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था। रूस की नेवी व्हेल मछलियों को ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट है, इसलिए इसे रूस की जासूस माना जाने लगा। नॉर्वे में व्हेल को व्हाल कहा जाता है और व्लादिमीर प्रेसिडेंट पुतिन का नाम है, लिहाजा इस बेलुगा व्हेल का नाम व्लादिमीर रखा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर का अपना वीडियो शेयर किया है। पूछा, पक्के नागरिक हैं तो फिर कच्ची नौकरी क्यों? वीडियो करीब 7 मिनट का है। वीडियो की शुरुआत उबर टैक्सी के पहुंचने से होती है। ड्राइवर उतरता है, राहुल हाथ मिलाते हैं, सोनिया गांधी से भी परिचय करवाते हैं। उबर की सवारी के बाद राहुल गांधी सरोजनगर बस डिपो के पास डीटीसी कर्मचारियों से मिलते हैं, फिर कंडक्टर के बगल में बैठकर बस की सवारी करते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर से बात करते हैं। ऐसा होता है, मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुना पार से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। दिल्ली की सड़कों पर अभी करीबन 7000 बसें चल रही हैं। इसमें करीब 4000 बसें डीटीसी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 से 35 लाख यात्री रोज डीटीसी की बसों में सफर करते हैं। डीटीसी में करीब 28,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से 11,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। डीटीसी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस के पिछले 2 चुनाव में एक भी विधायक नहीं है।
बिहार ई डिटेक्शन सिस्टम का साइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की गाड़ी का चालान काटा गया। बिहार में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और जुर्माने के लिए ऑटोमेटिक ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया है। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक चालान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो टोल से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा कैद करते हैं, जिनकी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से की जाती है और ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान पटना से हाजीपुर जा रहे थे। रास्ते में ओवर स्पीडिंग के लिए उनकी गाड़ी का चालान कट गया था। चालान का मैसेज चिराग पासवान के मोबाइल पर चला गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने चालान के 2000 रुपए भी जमा कराए थे। बिहार में गाड़ी से जुड़े परमिट पेपर, इंश्योरेंस पेपर और पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ अपडेट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। करीब 3.5 महीने बाद जेल से छूटेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने विभव की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी 100 दिन से ज्यादा समय से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साधारण चोट का मामला है। विभव कुमार को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है कि आरोपी विभव कुमार दिल्ली के सीएम के घर और ऑफिस ना जाए। आरोपी को कोई ऐसा पद ना दिया जाए जिससे वो केस को प्रभावित कर सके। आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी ना करें। विभव को जमानत देते हुए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी इस मामले में 51 गवाहों के बयान होना बाकी है और मुकदमे में वक्त लगेगा। कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव का बचना मुश्किल है। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच कर गया है। 12 अगस्त को नाबालिग लड़के की शिकायत पर पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से कई फोरेंसिक सबूत भी जुटाए थे। सबूतों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। साथ ही आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल भी मैच हुआ है। घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराया था। 18 अगस्त को मेडिकल टीम ने जेल से नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लिया था। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में डीएनए सैंपल मैच होने के बाद पुलिस अब नवाब सिंह यादव के खिलाफ नाबालिग से रेप के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करेगी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं है। पहला मैं व्यक्ति था जिसने ये बयान दिया था। चूंकि नवाब सिंह का संपर्क लगातार बीजेपी नेताओं से है, कई कारण है उसके, ये हम लोगों को मालूम है। नवाब सिंह यादव पूर्व में समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। वो अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि नवाब सिंह यादव को पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने फोटोशूट कर दिखाया अपना बेबी बम्प। रणवीर सिंह के साथ फोटोशूट उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, बॉलीवुड के इस पावर कपल के घर जल्द आने वाला है नया मेहमान। दीपिका ने अपने बेबी बम्प का फोटोशूट करके अब ये बात सबको बता दी है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये तस्वीरें शेयर की तो उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की बाढ़ आ गई। दीपिका की इसी महीने डिलीवरी होनी है और दोनों की खुशी देखते ही बनती है। सोशल मीडिया पर कई महीनों से दीपिका के बेबी बम्प के फेक होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस कपल ने खुद सब कुछ साफ कर दिया। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।